वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए जो लेक्चर 1 है उसमें अपन पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस बोले या फिर हम पेपरों के बारे में देखें तो फर्स्ट जो पेपर है आपका वो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स का। सेकंड जो पेपर है आपका वो है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का। सेकंड जो पेपर है वो किसका है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का। और थर्ड पेपर है यहाँ पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। किसका? सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। 3 पेपर हैं आपके इस तरह से, क्वांटम, न्यूक्लियर और सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स है वो 50 मार्क्स की है, ये 50 और ये भी 50 का। और फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल मार्क्स हैं आपके वही पहले की तरह ही, सेकेंड ईयर की तरह ही 200 मार्क्स के। बस पेपर है वो चेंज हो गए, क्वांटम, न्यूक्लियर और सॉलिड। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स से ही हम स्टार्ट करेंगे इसमें। तो फर्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स की जो यूनिट है फर्स्ट, उसके बारे में चर्चा करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट, और इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है, उसमें चैप्टर जो फर्स्ट है उसका नाम है नाभिकीय गुण। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, नाभिकीय गुण। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरली एक चीज देखते हैं नॉर्मली, कि हम अपने जो भी 4 मोड देखते हैं मेनली हम क्या देखते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं? सॉलिड देखते हैं, या फिर लिक्विड देखते हैं, या फिर गैस देखते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट देखते हैं। एक और स्टेट होती है प्लाज्मा, जो कि जो तारे होते हैं वहां पर पाई जाती है, उनकी जो स्टेट पाई जाती है वो प्लाज्मा पाई जाती है। तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब आयोनाइज्ड गैस, आयनित गैस को ही हम बोलते हैं, आयोनाइज्ड गैस को प्लाज्मा। इस तरह से मेनली 4 स्टेट बनती हैं, लेकिन चारों स्टेट में है क्या चीज कॉमन, मतलब वो किस चीज से नॉर्मली मिलकर बनी हुई है, वो है एटम। क्या चीज है वो? एटम, यानी कि परमाणु। सभी में कॉमन क्या है? परमाणु। और परमाणु, एक डाल्टन था, डाल्टन के टाइम पे परमाणु है उसको ही सबसे छोटी इकाई माना जाता था किसी भी पदार्थ की। कोई भी चीज है उसकी सबसे छोटी इकाई डाल्टन, मतलब परमाणु माना जाता था। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु है वो अविभाज्य होता है, मतलब परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी स्टेट जो होगी वो एटम होगी। मतलब ये मार्कर है तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी एटम। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। लेकिन आगे जैसे जैसे रिसर्च हुई तो पता भी चला कि एटम है वो सबसे छोटी इकाई नहीं है किसी भी पदार्थ की, उससे भी छोटी इकाई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। इस तरीके से पता चला, लेकिन इससे पहले भी पता चला कि परमाणु के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस के बारे में किस तरह से पता चला, किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुए, उन सभी चीजों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले था कौन? थॉमसन। कौन? थॉमसन। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी उसको करने के बाद एटम की स्ट्रक्चर बताई। उसके पास कोई भी उसका प्रमाण नहीं था, उसने केवल उसको थ्योरेटिकल बताया। इसके लिए जो थॉमसन है उसने दिया था इसमें नाम उसको प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम दिया था उसको? प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल में क्या था कि प्लम पुडिंग एक मिठाई है, तो उस मिठाई के अनुसार उसने उसकी स्ट्रक्चर को बताया परमाणु की, कि किस तरह से स्ट्रक्चर होती है। कि मतलब परमाणु के अंदर उसने बताया कि धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, और वो धनावेश ऋणावेश किस तरह से वितरित है, जिस तरह से प्लम पुडिंग मिठाई होती है। इस प्लम पुडिंग मिठाई की हम कंपेयर कर सकते हैं किससे? जैसे कि हमारे पास होता है तरबूज, कि तरबूज में एक तो रेड वाला हिस्सा होता है और एक होता है
उसके बीज, तो जिस तरह से उसके बीच बीच में बीज धसे हुए रहते हैं उसी तरह से उसमें इस तरह से बताया, मतलब जिस तरह से उसका रेड वाला जो हिस्सा है उसको हम कैसा मान लें, धनावेश। जो रेड वाला हिस्सा है उसको तो मान लिया हमने कि कैसा, धनावेश, और उसके जो बीज हैं उसको हमने मान लिया कैसा, ऋणावेश, नेगेटिव। तो उसने अपना कूलम्ब-पोडी मॉडल के आधार पर परमाणु की स्ट्रक्चर बताई कि इस तरह से हुई। लेकिन आगे रदरफोर्ड जी आए। कौन आए, रदरफोर्ड जी, कि उन्होंने देखा कि अगर थॉमसन भैया इस तरह से कह रहे हैं कि उसके अंतर्गत प्लस आवेश भी और माइनस आवेश भी इस तरीके से, तो इसको क्यों ना हम रिसर्च करें। तो रदरफोर्ड ने अपना कौन सा विकिरण प्रयोग किया, एल्फा विकिरण प्रयोग। कौन सा प्रयोग, रदरफोर्ड ने किया था अपना एल्फा विकिरण प्रयोग। तो उस प्रयोग के अंतर्गत उसने देखा कि वास्तव में तो थॉमसन कह रहा है क्या वो सही है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक सोने की बहुत पतली पन्नी ली, इस तरह से सोने की बहुत पतली पन्नी ली और उस पर 2He4 यानी कि हीलियम का नाभिक, हीलियम का जो नाभिक है उसको बोलते हैं हम क्या, नाभिक, यानी कि एक तरह से पॉजिटिव रहा है नाभिक, इसको बोलते हैं एल्फा कण। कि सोने की पतली पन्नी, सोने को किससे लिखते हो, ओरम यानी कि Au से, इस तरह से सोने की पतली पन्नी थी, उस सोने की पतली पन्नी पर एल्फा कणों की क्या कराई उसने, बौछार कराई। पतली पन्नी से मतलब क्या है, पतली पन्नी से मतलब यह है कि लगभग इस तरह से उसने पन्नी को लिया, मतलब एक फिल्म, पन्नी से मतलब फिल्म, कि उसके एक क्षेत्र में केवल एक एटम ही आ पाए। मतलब इस तरह से अगर उस पर एल्फा कण टकरा रहा था वो किससे अन्योन्य क्रिया करे, केवल एक एटम से ही करे, इतना उसको पतला बना दिया। उसके हिस्से में यहाँ पर एटम आगे नहीं है ना ही पीछे, मतलब कम से कम हो सके इस तरह से उसने जितना हो सके उसको पतला बनाया। तो एल्फा कण है वो किससे टकरा रहे हैं, सोने की पतली पन्नी पर। अब सोने के यहाँ पर परमाणु है, तो उसने इस एल्फा कण विकिरण प्रयोग में देखा कि जिस तरह से, एक बात करें हम, जैसे कि सोने का ये क्या है, परमाणु है और इस पर एल्फा कण आ रहा है, इस तरह से एल्फा कण आ रहा है। तो उसने क्या देखा कि कुछ तो एल्फा कण थे जो यहाँ से चल रहे थे, इस तरह से एक्सिस बना दिया इस तरह से। तो कुछ एल्फा कण, ये सोने का क्या है, Au का परमाणु है। तो उसने क्या किया, देखा कि कुछ एल्फा कण है वो तो इस तरह से जो दूरी पर थे वो तो इस तरह से सीधे निकल गए, और जैसे जैसे इसके नजदीक जो एल्फा कण आ रहे थे वो कुछ एंगल पर इस तरह से क्या हो गए, विकिरणित हो गए इस तरह से। ठीक है, कि मतलब कुछ एल्फा कण, उसने पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं पहले कि एल्फा कणों को अगर हम सोने की पतली पन्नी पर देख रहे हैं तो यहाँ पर उसने एक इस तरह से फिल्म लगा दी जिस पर इसके स्पार्क की वजह से उसका क्या कर रहा था, वो विश्लेषण कर रहा था कि यहाँ पर आकर वो टकरा रहे हैं और यहाँ पर एक चिंगारी के रूप में वहाँ पर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर उनको वो डिटेक्ट कर पा रहा था। तो एल्फा कण यहाँ पर आए, इससे टकरा रहे हैं, तो टकराने के बाद कुछ एल्फा कण तो सीधे निकल के कुछ एंगल पर उसको दिखे कि कुछ तो यहाँ पर जाकर टकरा रहे हैं, यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है, चिंगारी उत्पन्न हो रही है, और कुछ यहाँ पर जाकर इस तरह से, मतलब उसने देखा मैं तो इनको सीधा छोड़ रहा हूँ, फिर वो यहाँ और यहाँ कैसे आ रहे हैं, मतलब कुछ एंगल पर वो क्या हो गए, विकिरणित हो गए। और कुछ एल्फा कण ऐसे थे कि जिनका जो डिटेक्शन है वो इधर ही मिल रहा था, प्रेक्षण उनका इधर ही मिल रहा था, मतलब कुछ एल्फा कण इस तरह से थे और घूमकर इधर ही आ गए। तो उसने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ तो सीधे, कुछ एंगल पर, और कुछ तो जिस एंगल पर आए उससे रिवर्स हो गए 180 पर। तो इससे इस चीज को प्रेक्षण करके उसने निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष क्या निकाले उसने, कि कुछ एल्फा कण जो सीधे निकल गए थे, इसके अनुसार आप खुद सोचिए अगर वो एल्फा कण सीधे निकल रहे हैं, मतलब उन पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, और फोर्स कोई भी काम नहीं कर रहा है, मतलब इस आधार पर वो बोल सकता है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है, परमाणु
परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है, तभी तो वो सीधे निकल गए, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। और कुछ एंगल पर विकिरणित हुए, तो कुछ एंगल पर विकिरणित, आप इस तरह से रास्ते में जा रहे हो तो कब तक आप सीधे चलोगे, जब तक आप पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कोई भी आपको भ्रमित नहीं करेगा। तो यहाँ पर उनको भ्रमित करने के लिए कौन है, यहाँ पर इनको भ्रमित करने के लिए कौन है, मतलब किस वजह से ये एंगल पर मुड़े, ये क्यों सीधे नहीं चले गए। तो इसके कारण ये था, अल्फा कण कैसा है हमारा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी अल्फा कण, और सोने का नाभिक है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। अभी तक नाभिक की खोज के बारे में पता नहीं चला है, रदरफोर्ड से पहले पहले नाभिक के बारे में पता नहीं चला कि इस तरह से नाभिक होता है और ये एटम की स्ट्रक्चर होती है। तो कुछ अल्फा कण 180 पर जो मुड़े, सॉरी 180 पर नहीं, कुछ एंगल पर मुड़े थे, तो उससे इसने डिटेक्ट किया कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है। तो कुछ पर ये क्या हुए, विकिरणित हुए, तो इस चीज से इसने लगाया कि उन पर नाभिक में धनावेश तो उपस्थित होता ही है, मतलब कुछ एंगल पर विकिरणित हुए, तो उससे लगाया उसने अंदाजा कि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज तो होता है, क्योंकि अगर अल्फा कण यहाँ पर आया तो वो विकिरणित किसकी वजह से हुआ, रिपल्सन की वजह से, प्रतिकर्षण की वजह से, कि अल्फा कण इस अल्फा कण से, सॉरी इस नाभिक से क्या हुआ, फोर्स लगाया, दोनों के बीच पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या लगा, रिपल्सन लगा, प्रतिकर्षण लगा, जिससे कि वो कुछ एंगल पर क्या हो गए, मुड़ गए। और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कि उसी एंगल पर आ गए, रिवर्स हो गए 180 डिग्री पर। तो इससे उसने अंदाजा लगाया कि परमाणु का जो समस्त, और ऐसे कण कितने थे, हजारों कणों में से कोई एक कण था जो जिस मार्ग से गया उसमें से ही वापस लौट आया, हजारों कणों में से कोई एक कण था। तो उसने देखा और इस तरह से जो अल्फा कण जब गया तो वो रिवर्स हो गया। तो इससे उसने अंदाजा लगाया कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसने उसको नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। तो इस आधार पर उसने परमाणु की स्ट्रक्चर बताई कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, और उसमें चूंकि परमाणु उदासीन है, चूंकि टोटल परमाणु उदासीन है, तो मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज है जिनको नाम दिया था पहले, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी थॉमसन के द्वारा। जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर इस वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मतलब इस तरह से उसने स्ट्रक्चर दी किसकी, परमाणु की, एटम की, यानी कि परमाणु की। इस तरह से परमाणु की खोज हुई और उसके अंतर्गत नाभिक की खोज हुई। मतलब सही स्ट्रक्चर किसके बारे में पता चल पाई, रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग के द्वारा। तो इस तरह से हम इसके बारे में लिखेंगे पूरा कि किस तरह से न्यूक्लियस की खोज हुई। तो न्यूक्लियस की खोज का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को। किसको, रदरफोर्ड को। कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण विकिरण प्रयोग से सिद्ध किया कि परमाणु का समस्त धनावेश अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, और जिसको नाम दे दिया उसने, क्या, न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया उसको, न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पर हम क्या करेंगे, पूरा इसी तरह से जिस तरह से क्लास में होता है उसी तरह से करेंगे, पूरा समझेंगे और समझने के बाद उसको यहीं लिखेंगे, ठीक है, तरीके से, उसी तरीके से। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डाली है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट है नाभिकीय गुण, उसमें फर्स्ट हेडिंग डालनी है आपको सामान्य परिचय। क्या, सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में लिखना प्रारंभ करें, यहाँ तक लिखें पहले, सामान्य परिचय हेडिंग डालकर उसमें लिखना स्टार्ट करें। लिखें, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया।
इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। जे थॉमसन ने परमाणु का आकार जे थॉमसन ने परमाणु का आकार ये वाला प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर दिया। परमाणु का आकार प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर दिया। जिसके अनुसार परमाणु एक एंगस्ट्रॉम त्रिज्या का धनावेश गोला होता है। जिसके अनुसार परमाणु एक एंगस्ट्रॉम त्रिज्या का धनावेशित गोला होता है। एक एंगस्ट्रॉम त्रिज्या का धनावेशित गोला होता है जिसमें धनावेश एवं द्रव्यमान जिसमें धनावेश एवं द्रव्यमान समान रूप से वितरित होते हैं। जिसमें धनावेश एवं द्रव्यमान समान रूप से वितरित होते हैं। जिसमें धनावेश एवं द्रव्यमान समान रूप से वितरित होते हैं। एवं इस गोले में इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं। जिससे परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। मतलब क्या कि परमाणु में धनावेश से समान रूप से पूरे में वितरित है और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है वो भी समान रूप से वितरित है। मतलब ऋणावेश भी समान रूप से वितरित है। जिस तरह से तरबूज होता है रेड वाला पार्ट और उसमें बीज, इस तरीके से ही है ये। जिससे कि परमाणु है पूर्ण रूपेण उदासीन होता है। इसके बाद लिखना थॉमसन के परमाणु मॉडल की प्रामाणिकता को जांचने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। इसके बाद इस वाले चित्र को बनाएं और इसमें लिख देना नीचे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल इस वाले चित्र को बनाया, उसको नहीं बनाना है अभी। लिखें इसमें रदरफोर्ड ने एक पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई। और उसने पाया कि सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई और उसने पाया कि कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके सीधे निकल गए।
तथा कुछ अल्फा कण तथा कुछ अल्फा कण तथा कुछ अल्फा कण कुछ कोण पर विकिरणित हो गए। मतलब उसने एक्सपेरिमेंट किया, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कर रहा है, तो उसमें उसने क्या चीज रिजल्ट में देखी, उसमें क्या परीक्षण में पाया कि कुछ तो अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण कुछ कोण पर विकिरणित हो गए, तथा तथा हजारों में से कोई एक कण जिस मार्ग से गया उस मार्ग पर वापस लौट आया, जिस मार्ग से गया उस मार्ग से वापस लौट आया, जिस मार्ग से गया उस मार्ग से वापस लौट आया। जिस मार्ग से गया उस मार्ग से वापस लौट आया। और इसके बाद इस वाले चित्र को बनाएं, रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण प्रयोग। अल्फा कण विकिरण, इसको लिख देना, चित्र को बनाओ, इस वाले को, नाभिक को बनाओ, अल्फा कण इस पर बौछार कराए हैं, कुछ सीधे निकले, कुछ एंगल पर विकिरणित हुआ, और जो हजारों में से कुछ कण थे जो जिस मार्ग से गया उसी मार्ग पर वापस आ गया, यानी 180 डिग्री पर रिपल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लगा तो उसने अधिक फोर्स लगा वहां पर, तो उसको क्या कर दिया, वहां पर प्रतिकर्षित कर दिया। मतलब परमाणु का जो समस्त धनावेश है पूरे में वितरित ना होकर कहां पर है, अति सूक्ष्म स्थान पर वितरित है। उसने इस चीज को पाया कि जैसे थॉमसन तो क्या कह रहा था, संपूर्ण में है, तो उसने कहा संपूर्ण में होता तो सारे के सारे कण ही 180 पर रिपल हो जाते, उल्टे घूम जाते, लेकिन सभी नहीं हुए, कुछ कण, हजारों में से कोई एक कण था जो उसमें से वापस लौटा। तो उस आधार पर कहा कि सारे में वितरित नहीं है, एक बहुत ही सूक्ष्म स्थान है, परमाणु के सापेक्ष बहुत ही सूक्ष्म स्थान है जहां पर वो क्या है, केंद्रित है। इस चित्र को बनाने के बाद फिर लिखना है, यदि थॉमसन का मॉडल सही माना जाए तो, यदि थॉमसन का मॉडल सही माना जाए तो यदि थॉमसन का मॉडल सही माना जाए तो सभी अल्फा कण, यदि थॉमसन का मॉडल सही माना जाए तो सभी अल्फा कण कुछ ना कुछ कोण पर विकिरणित होने चाहिए, सभी अल्फा कण कुछ ना कुछ कोण पर विकिरणित होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था। सभी अल्फा कण कुछ ना कुछ कोण पर विकिरणित होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था। इस तरह से लिखें, अतः रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण विकिरण प्रयोग के आधार पर, अतः रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण विकिरण प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण विकिरण प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण विकिरण प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, परमाणु का समस्त धनावेश अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, एवं परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का समस्त धनावेश तो अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, एवं
परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है तथा उस धनावेश के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा इस अति सूक्ष्म स्थान को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु की संरचना निम्न प्रकार से होती है, और इस वाले चित्र को बनाएं। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु की संरचना निम्न प्रकार से होती है, उसको बनाएं रदरफोर्ड वाले चित्र को। जिसे उसने क्या नाम दिया, नाभिक। और इस चित्र को बनाने के बाद आगे लिखना तथा आगे प्रयोगों से पता चला कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। प्रयोगों से पता चला कि नाभिक के अंतर्गत कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन अवयव होते हैं किसी भी एटम के, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहां प्रोटॉन तो होते हैं धनावेशित और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, उदासीन। नाभिक के अंतर्गत अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जहां प्रोटॉन धनावेशित पॉजिटिव एवं न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। तो यहाँ तक जनरल स्ट्रक्चर। पहले थॉमसन आया था, उसका जो परमाणु मॉडल था रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर गलत साबित हुआ, क्योंकि उसने थ्योरेटिकल बताया था एक प्लम पुडिंग मिठाई को लेकर, तो उस आधार पर गलत था। फिर रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि उसका समस्त धनावेश अति सूक्ष्म स्थान पर है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगा रहे हैं और परमाणु का अधिकांश भाग है खोखला है। तभी तो वो जो कुछ अल्फा कण थे वो कैसे निकल गए, उसमें से मैक्सिमम अल्फा कण तो कैसे निकल गए थे, सीधे। जो अल्फा इसके सीधे में थे, इसके जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे वो इससे प्रतिकर्षित होने की वजह से कुछ एंगल पर विकिरणित हो गए थे। कुछ एंगल पर जो अल्फा कण इससे जितने दूर होंगे वो उतने ही कैसे निकले, सीधे निकले। और जैसे पास आते जा रहे थे वो कैसे होते जा रहे थे, विकिरणित। और जो बिल्कुल इसकी सीध में था वो बिल्कुल ही विकिरणित हो गया, क्योंकि वो कैसा कर रहा था, उनको प्रतिकर्षित कर रहा था। तो जितना दूर होंगे वो सीधे निकल गए, जितने पास आते जा रहे हैं वो उतने ही एंगल पर विक्षेपित होते हुए जा रहे हैं। और जो बिल्कुल सीध में था 180 पर क्या हो गया, प्रतिकर्षित हो गया, क्योंकि वो भी पॉजिटिव और ये भी कैसा है, पॉजिटिव। पूरे में विद्यमान नहीं है, अति सूक्ष्म स्थान पर क्या है, विद्यमान है। तो यहाँ तक ये सामान्य परिचय हो गया। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपने इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की जो त्रिज्या नाभिक है, एक छोटी सी जगह को क्या नाम दे रहे हैं हम, नाभिक, जहाँ पर उसका परमाणु का समस्त पॉजिटिव चार्ज क्या है, इंक्लूड है। अब उसकी यदि हम एक गोलीय स्ट्रक्चर माने हैं कि वो एक गोलाकार रूप में है, तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से
उसकी त्रिज्या का आकलन करने की कोशिश की, आकलन करने की का प्रयास किया। तो हेडिंग डालना इसके बाद, रदरफोर्ड के अल्फा कण, रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग द्वारा, इसके बाद जो लिख लिया था सामान्य परिचय, उसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग द्वारा नाभिक की त्रिज्या का आकलन, नाभिक की त्रिज्या का आकलन। रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग के द्वारा नाभिक की त्रिज्या का आकलन, हेडिंग डालना और उसके बाद इधर देखना। हाँ, हेडिंग को डालने के बाद इधर देखिए कि अल्फा कण है वो लगातार सोने की पन्नी से टकरा रहे थे। यहाँ पर अल्फा कण का प्रयोग किया था जिससे अल्फा कण लगातार निकल रहे थे और वो सोने की पन्नी पर टकरा रहे थे। सोने की पन्नी से मतलब सोने के परमाणुओं से टकरा रहे थे। तो 2He4, क्योंकि इसकी इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2, अल्फा कण है, हीलियम है, छोटा होगा नाभिक इसका, तो इसको छोटा दिखाया है। और सोना 79 इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा दिखाया है, इसके सापेक्ष ही बड़ा होगा। तो इसमें क्या था, लगातार अल्फा कण है वो किससे टकरा रहे थे, परमाणु के पास पहुंच रहे थे, सोने के परमाणुओं के पास। अब यहाँ पर अल्फा कण है, अपने पास अल्फा कण से दागा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा होगी। वो अल्फा कण गतिज ऊर्जा लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर इसका क्या था, पॉजिटिव चार्ज था ये। और हम क्या है, सोना उसका परमाणु है, Au एटम बताया है हमने यहाँ पर परमाणु, तो इसका ये नाभिक है, इसके ये पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसके पास ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ये कितनी डिस्टेंस रही कि इसके जैसे जैसे नजदीक आएगा, नाभिक की त्रिज्या का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे को परमाणु ना मानकर पूरे को ही हम नाभिक मान रहे हैं, Au का नाभिक है ये केवल, ठीक है, नाभिक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो जैसे जैसे इसके पास बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में प्लस प्लस होने की वजह से क्या होगा, प्लस प्लस होने की वजह से यहाँ प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो जिससे कि ये अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें धीमे धीमे कमी आएगी, क्योंकि वो प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे इसके नजदीक जाएगा, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें तो कमी आएगी, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से किसमें वृद्धि होगी, फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये कम होती जा रही है और इसके सापेक्ष इसके जो स्थितिज ऊर्जा है उसके मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो हम लेकर चल रहे हैं कि पहले ये कौन सी एनर्जी लेकर आ रहा है, 12mv² एनर्जी लेकर आ रहा है। और जैसे जैसे इसके पास बिल्कुल जो Au है, सोने का नाभिक है, उससे बिल्कुल टच नहीं होगा, उससे कुछ दूरी से वो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। क्यों, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी, ये पूरा पॉजिटिव रिपल करेगा, तो अपने एकदम नजदीक नहीं आने देगा उसको, तो वो कुछ दूरी से ही क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा। माना कि वो यहाँ से क्या हो गया, रिपल हो गया, प्रतिकर्षित हो गया। तो इसके दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने मान ली, जहाँ से वो प्रतिकर्षित हो गया, यहाँ से वो प्रतिकर्षित हो गया। तो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया कि उसके निकटतम पहुंच, इस Au के निकटतम कितना पहुंच रहा है, वो इतनी डिस्टेंस तक, d0 डिस्टेंस से ही वापस लौट के वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। तो d0 को हम यहाँ पर बोल रहे हैं, इसको किसको, d0 को यहाँ बोल रहे हैं निकटतम पहुंच की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी। तो वो क्या होगा, अपनी गतिज ऊर्जा लेकर आ रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पर पहुंचा तो एंड पोजीशन कौन सी है उसकी, ये वाली। इस पॉइंट को हमने जैसे नाम दे दिया, बिंदु P बोल दिया कि बिंदु P पर पहुंच रहा है। तो बिंदु P पर डिस्टेंस कितनी रही उससे, d0 निकटतम पहुंच की दूरी।
तो यहाँ पर अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी को किस में ट्रांसफर कर देगा, स्थितिज ऊर्जा में। इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जैसे कि तो Q1 और Q2 चार्ज है वो r दूरी पर है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, K Q1 Q2 अपॉन r। तो इसी तरह से इसमें भी होगी कि संपूर्ण गतिज ऊर्जा है एक स्थिति पर वो मैक्सिमम एनर्जी लेकर आ रहा था हाफ mv स्क्वायर, इतनी गतिज ऊर्जा लेकर आ रहा था, और ये गतिज ऊर्जा एक स्थिति में किसमें, संपूर्ण गतिज ऊर्जा किसमें चेंज हो गई, स्थिति ऊर्जा, मतलब स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गई। तो K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस की r स्क्वायर ने r, तो d नॉट डिस्टेंस है K Q1 Q2 अपॉन r, तो डिस्टेंस कितनी रही d नॉट, और Q1 चार्ज यानी कि इस अल्फा कण पर चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन है इसके अंतर्गत, तो 2e चार्ज हो जाएगा प्लस में, और इसमें कितना हो जाएगा, यदि इसका हमने परमाणु क्रमांक Z ले लिया तो Ze, तो ये कितना हो जाएगा k z 2kze स्क्वायर अपॉन d नॉट, और Z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 79, तो हाफ mv स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कण पर किरण प्रयोग से नाभिक की त्रिज्या का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्ट निकाल नहीं पाएंगे, बस कोशिश कर रहे हैं कि लगभग इतनी होनी चाहिए। तो मान के चलो ये अल्फा कण यहाँ से लौटा, अगर ये बिल्कुल यहाँ पर पहुंच जाता इस तरह से, यहाँ पर पहुंचता, तब तो हम उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस ये कितनी होती डी नॉट, तो और ये डी नॉट ये कितनी होती, इस एयू की त्रिज्या हो जाती, लेकिन वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाया, वो तो कहाँ तक पहुंचा, वो कहाँ तक पहुंचा, केवल यहाँ तक ही पहुंचा, इस तरह से यहाँ तक पहुंचा, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया, तो हम एग्जैक्ट उसकी नाभिक की त्रिज्या का तो आकलन कर ही नहीं सकते। नाभिक की त्रिज्या आकलन करने से मतलब डी नॉट का आकलन करना, तो डी नॉट क्या है, वास्तव में नाभिक की त्रिज्या थोड़ी है, ये नाभिक की त्रिज्या तो इतनी है, तो हम डी नॉट का आकलन कर दें तो हम लगभग अंदाजा बता सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या इससे तो क्या होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए, क्योंकि डी नॉट इतना है और त्रिज्या तो इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है, ये है नाभिक की त्रिज्या स्मॉल r, ठीक है। तो इसलिए लिखा है हमने आकलन करना मतलब लगभग उस तक पहुंचना। तो हाफ mv स्क्वायर उसकी गतिज ऊर्जा थी, संपूर्ण किस में चेंज हो गई, स्थितिज ऊर्जा में 2kz स्क्वायर अपॉन डी नॉट। अब यहाँ पर जो डी नॉट है उसकी वैल्यू हम निकालें तो 2kze स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर। m किसका द्रव्यमान है, हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान है, तो इसको अगर हम निकालें तो ये 4 हो जाएगा, ऊपर जाकर k की वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगी, और z की वैल्यू, z कितना था 79 था, सोने का परमाणु के मान, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, और ये ऊपर ले लिया m, इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, 4 न्यूक्लियॉन्स है इसमें, अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है, तो 4 × mp, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान लें या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लें, दोनों का द्रव्यमान लगभग कितना होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, इतना होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, तो 4 × mp लिख दिया, और v स्क्वायर, इस तरह से यहाँ तक हमने इसको लिख दिया। तो हेडिंग डाल दी, इसके बाद लिखें, इस चित्र को बनाएं, पहले हेडिंग डालने के बाद इस चित्र को बनाएं। इस चित्र को बना के और उसमें लिखना है, पहले ये पूरा नाभिक है, ये ध्यान रखना, इसमें अपन सीधी ऊर्जा को ही निकाल सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा। हम मान लेते हैं कि अल्फा कण से जो कण को छोड़ा जा रहा है वो कुछ एनर्जी लेकर आ रहा है, गतिज ऊर्जा जो लेकर आ रहा है वो मान ली हमने कि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको मेजर कर सकते हैं, जिस कण से छोड़ा गया है उसको
अगर वो फिक्स है कितनी, मान ली हमने 8 में, कुछ भी ले सकते हो 7, उसको चेंजेबल हम कर सकते हैं। हम एक आंकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे छोड़े गए अल्फा कण से हम जो अल्फा कण छोड़ रहे हैं वो कितनी एनर्जी लेकर आ रहे हैं अपने पास, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सीधा कर सकते हैं अपन, इसको 2 रहने दिया और हाफ mv² को ही हमने लिख दिया E। क्या है E? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर 2 × 9 × 10⁻⁹ और ये 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा। और E का मान हमने लेट कर लिया, यहाँ पर मान लिया लेट E = 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 ये हो जाएगा। तो 8 × 10⁻6 × 1.6 × 10⁻⁻19 क्या, जूल। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें वैल्यू रख दी। पूरी क्वांटिटी कैसी है, ये संख्यात्मक है और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, 2.843 × 10⁻⁻15 मीटर और 10⁻⁻15 मीटर को हम कितना लिख सकते हैं, फर्मी। तो हेडिंग डाल दी, उसके बाद चित्र बना दो इसको, और चित्र को बनाने के बाद इसमें लिखें हेडिंग डाल दी, इसके बाद चित्र बनाकर इसमें लिखेंगे, लेकिन आगे लिखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।